चलिए तो सभी को जय श्री राम। आज श्री गणेशाय कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे एंड लाइक करना तो ना भूलें, क्योंकि देखिए आपकी एक थोड़ी सी छोटी सी जो हेल्प है वो ये है कि मतलब जो भी वीडियो आए उसको लाइक किया कीजिए एंड शेयर किया कीजिए। इससे ये चीज होता है कि थोड़ी सी हमें भी मतलब क्या बोले आपका सपोर्ट एक प्राप्त होता है, जिससे कि मतलब एक इंस्पायर ये होता है इंसान काम करने को। तो ये चीजें आपको बस कर देनी है, बस एक छोटी सी लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग गौरी गणेश का नाम लेते हुए। तो आज के सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की, जैसा कि पहले ही आप थंबनेल से ही देख लिए होंगे, ग्रुप डी का हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। तो साइंस कवर करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, मतलब कि अगर बोले तो बेसिक टू हाई लेवल पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां से सभी लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। ओके, तो चलिए हम यहां से देखते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि आने वाले टाइम में हम जो है ये आपको बता दें कि पॉलिटी और बाकी सभी चीजें भी लेकर आने वाले हैं, बट उसके लिए वो अलग तैयारी होंगी एंड सभी चीज यूट्यूब पर ही मिलेंगे। उतना चिंता मत कीजिएगा कि पेड क्लास ये सब लगाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पॉलिटी है, ठीक है। तो बहुत ही बिल्कुल आसान चीजों में सभी जो कंटेंट्स हैं उनको एक जगह रख के पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसलिए ये जो चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आई डिसाइडेड कि यहाँ पर सब चीज मैं फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि पहले ही आपको बता चुके हैं। तो चलिए हाँ, तो सबसे पहले हम अर्थ से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बता दें कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर ये कहीं जियो तो नहीं है। देखिए जियोग्राफी नहीं है एक्चुअली। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जो है एक चैप्टर आपको मिलता होगा एनर्जी चैप्टर, जैसे कि ऊर्जा हो गया, संसाधन हो गए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी लेनी होती है। तो जब तक हम पृथ्वी की संरचना नहीं पढ़ पाएंगे, इसके अंदर क्या होता है, क्या प्लेट है, उसका क्या कार्य है, फिर ये भूकंप वगैरह जो भी है, बाकी जो भी थर्मल है, हीट वगैरह, ये जो कुछ भी है, तो ये हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी इसकी जानकारी रखनी जरूरी है। तो बस ये एक बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ी सी जो अर्थ है उसके इंटरनल पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, अपनी एनवायरमेंट है। मतलब कि अगर ये बोले तो वातावरण है। क्या है? वातावरण है। तो ये बाहरी वाली जो एरिया हो गए ये वातावरण हो गए। और वातावरण की जो मतलब अर्थ से कितनी मोटाई तक इसकी हाइट है ये मापा जाए, तो वो कुल मिलाकर के बताएं तो अप्रोक्स जो होता है 1000 किलोमीटर तक चलता है। यानी कि जहां पर हम लोग हैं ये पृथ्वी चारों तरफ से हवाओं से कवर हुई है और इन हवाओं में बहुत सारे गैस हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को एनवायरमेंट कहते हैं। और इन एनवायरमेंट में पृथ्वी पर या पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें मौजूद है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हैं, हवा है, गैस है, ठीक है ना, वेपर वगैरह जो भी है, वो एनवायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो लिमिट है वो पृथ्वी के सतह से 1000 किलोमीटर तक है। उसके बाद अगर इसके अंदर वाले मतलब कि इसके बाद वाले लेयर की बात करें, तो ये वाला जो लेयर है ये हो जाता है भूपर्पटी। यानी कि हम जो भी काम करते हैं पृथ्वी पर वो भूपर्पटी पर ही रह के करते हैं। और अगर भूपर्पटी की बात करें तो इसकी जो मोटाई हो जाती है वह हो जाती है लगभग 12 से लेकर के 60 किलोमीटर तक। ये ज्यादा नहीं है, 12 से 60 किलोमीटर। और इसी के मतलब गहराई में, यानी कि इसी मोटाई के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं वो पृथ्वी पर करते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाली जो ये वाली पार्ट जो आ जाती है इसको मेंटल कहते हैं। यानी कि हिंदी में बोले तो मतलब मेंटल ही समझिए, मेंटल ही लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी मेंटल ही याद कर लीजिएगा। और बात करें तो इसकी जो मतलब मोटाई होता है वो लगभग 3000 के आसपास। तो 2900 किलोमीटर, ऐसे बहुत जगह मोस्टली जो डाटा मिलते हैं 2900 मिलते हैं, लेकिन आप लोग 3000 के आसपास याद कर सकते हैं। मतलब बस याद करने के लिए एग्जैक्ट डाटा इसका
2900 याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद दो पार्ट आते हैं, क्रोड आते हैं। तो क्रोड को हम लोग ऐसे तो मोस्टली जगह पर आपको क्रोड ही मिलता है, बट हम इसको कहीं कहीं दो पार्ट में देखने को मिल जाता है। एक जो है वो बाह्य क्रोड हो जाता है, बाह्य क्रोड हो जाता है, ठीक है। और एक जो क्रोड हो जाता है वह आंतरिक क्रोड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आंतरिक है ये आंतरिक क्रोड हो जाता है, ओके, आंतरिक क्रोड हो जाता है। इसकी मोटाई की अगर बात करें तो मतलब कि इसकी बात करें बाह्य की, तो बाह्य की हो जाएगी 2080 किलोमीटर। एंड अगर इंटरनल की बात करें, आंतरिक की बात करें, तो 1370 किलोमीटर। अब ये जो क्रोड है ये पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, और यहाँ पर जो भी पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल मतलब गलित अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि बोले तो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि द्रवीभूत मतलब द्रवीय अवस्था में होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे ऊपर जो हमारा हो जाता है ये हमारा एनवायरनमेंट है, जो कि 1000 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है। फिर जैसे ही बात करें जो भी हम पृथ्वी के इस वाले पार्ट में आते हैं, जो कि करीब करीब आपको कितने किलोमीटर के मिल जाते हैं, तो 12 से लेकर 60 किलोमीटर तक। और हम पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं वो भूपर पट्टी पर ही करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें माइंड में रखने। उसके बाद के जस्ट बात करें तो मेंटल हो जाता है, जो कि 2900 किलोमीटर होता है। और फिर उसके बाद हम बात करें तो आपको हो जाता है कोर, जिसको दो पार्ट में हमने यहाँ पर बांटा है, एक बाह्य क्रोड एंड एक आंतरिक क्रोड। 1 मिनट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर हम आगे की बात करें तो हमारा अगला जो ये स्लाइड आता है, इसमें क्या है कि देखिए, अब जो जैसे कि अभी हम यहाँ पर पृथ्वी की बात किए थे, ठीक है, पृथ्वी की बात किए थे, तो आप अक्सर देखते हुएगा भूकंप आता है। और भूकंप क्यों आता है ये तो चीज आप समझ ही रहे हैं। नहीं समझते हैं तो चलिए यहाँ पर देखिए। जैसे देखिए पृथ्वी अलग अलग प्लेट में डिवाइड है। हमारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेटों में क्या हुई है, डिवाइड हुई है। अब डिवाइड की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट हुआ और ये एक प्लेट हुआ, तो ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। कैसे कैसे इनकी गति होती है, देखिए 3 प्रकार की गति होती है। या तो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो सकती है, या फिर दो प्लेटें एक दूसरे के तरफ बढ़ सकती है और आगे चल करके क्या हो जाएगी, टकरा सकती है, ठीक है। दो यहां पर गति आपने देखा। तो जब दूर होंगी तो यहां पर क्या होगा कि एक जो है मतलब निचली भूमि हमें प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर दोनों एक दूसरे से टकराए तो टकराने में क्या हो सकता है, जैसे कि ये इधर से और ये इधर से आकर टकराए, तो मे भी यहाँ पर कुछ चीजें उठी हुई मिल सकती है। और जहां पर हमारा पर्वत जो है माउंटेन वगैरह का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो प्लेट की यहाँ पर दो डायरेक्शन हमने देखा, इसका जो मोशन है वो उसके दो डायरेक्शन हमने देखा। या तो ये विपरीत डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, या फिर दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड मोशन कर सकते हैं और आगे चलकर टकरा जाएंगे, ठीक है। और अगर इसी टकराने की बात करें तो जैसे ही हम आगे देखते हैं इस वाले पॉइंट पर एक और डायरेक्शन में हमें यहाँ पर मोशन मिलता है, गति मिलता है, कि हो सकता है वो आगे पीछे की ओर मतलब या ऊपर नीचे की ओर एक दूसरे से क्या करें, स्लाइड करे। बस यहाँ पर ये दोनों घर्षण कर रहे हैं और इनका डायरेक्शन एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर है। तो ये ना तो टकरा रहे हैं, ना एक दूसरे से मतलब टकरा रहे हैं, और ना ही एक दूसरे से जो मतलब दूर जा रहे हैं। बस ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। तो ये रगड़ती हुई प्लेटें कहीं जा सकती हैं, रगड़ती हुई प्लेटें कहीं जाएंगी, रगड़ती हुई प्लेटें कहीं जाएंगी, ठीक है। तो आप इसका भी मतलब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसी का अब यहाँ पर 3 डायरेक्शन हमने देखा, या तो एक दूसरे को रगड़ सकती है, या फिर क्या हो सकता है, तो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या फिर एक दूसरे के पास आकर के और टकरा सकती है, ठीक है। तो ये 3 डायरेक्शन हमने देखा किस चीज का, प्लेटों का, ठीक है। और पृथ्वी जो है अनेकों प्रकार के प्लेटों में क्या है, डिवाइड है। उसके बाद ये आज के थ्योरी का सबसे लास्ट मतलब कंसेप्ट का आज का लास्ट ये स्लाइड है। इसके बाद जो चीजें मिलेंगी वो आपको लगेंगे कि हाँ ये साइंस की चीज है। बस ये थोड़ी सी समझाने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी क्लास आप स्टार्ट करो तो सिंपल सी बात थोड़ी सी कंसेप्ट तो बनती है, ताकि आपको वो चीजें डीपली थोड़ा सा समझ में आ सके। तो देखिए ये हमारा भारत का ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर वाले ये भाग है, और ये बात करें तो उत्तर वाला भाग है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन है यहाँ पर, जैसे कि पर्वत वगैरह, वो जियोग्राफी के क्लास में आते हैं। बस मुझे यहाँ पर कंसेप्ट देना है, सो मैंने जस्ट ऐसे ही चीज ले लिए है। तो ये जो माउंटेन का जो निर्माण हुआ है, ये क्या हुआ है, दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के अपोजिट साइड में मोशन करने के कारण ये टकराए और यहाँ पर बहुत सारे क्या बन गए, पहाड़ वगैरह बन गए।
तो मतलब प्लेट क्या हो रहे हैं कि खिसक रहे हैं, और खिसक रहे हैं जब भी ये खिसकेंगे तो इसमें कंपन आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, यानी कि भूमि का कंपन ही भूकंप कहा जाएगा। ठीक है, अब भूकंप को मापने का जो स्केल होता है रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, ये फिजिक्स वाली चीजों में आ जाती है। तो रिक्टर स्केल है, इससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, इसके विनाशकारी ऊर्जा को मापते हैं कि ये कितना विनाश मतलब कर सकता है रिक्टर के द्वारा। ठीक है, अब इसकी खोज कब हुई थी, तो 1935 में, याद रखिएगा 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 35 में। किसी को दिक्कत, तो 1935 में याद रखिएगा। और किसने किया था, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक्टर अगर याद है तो इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक भी रिक्टर ही थे, और इन्हीं के नाम पर इनके द्वारा डेवलप किए गए स्केल का नाम रख दिया गया था रिक्टर स्केल। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम बात करते हैं, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं, और इसमें अब हमें क्या क्या मिलता है, कुछ सामान्य जानकारी। और ये सामान्य जानकारी डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं, कहां पर, एग्जाम में। ओके, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा बिल्कुल। ये सामान्य जानकारी, सामान्य मत समझिएगा, ये सामान्य मतलब कि विशेष है। जैसे बहुत सारे बुक लेंगे तो सामान्य ज्ञान भी लिखा होता है, सामान्य विज्ञान, लेकिन वाकई में वो सामान्य नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। चलिए, तो अब यहां से हम अपने एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहां पर मिलता है, वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। जैसे कि आप पढ़े हुए कि यदि हम कंघी को क्या करें, कंघी को, ये एक कंघी है, और इस कंघी को यदि अपने बाल से बहुत बार रगड़े तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। मतलब कि अगर किसी भी चीज को हम रगड़े, घर्षण करें एक दूसरे से, तो उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये चार्ज कैसे होता है, इस चीज को समझिएगा। जैसे ये दो वस्तु है और आपस में इसे हम क्या रगड़ रहे हैं, तो पहले सबके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसके पास 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे तो हो सकता है इधर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसके पास आ जाए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। तो इसके पास क्या प्लस ज्यादा बचा, इसलिए ये धनावेशित बनाएगा। क्या बनाएगा, धनावेशित बनाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और इसके पास माइनस की संख्या ज्यादा हो गई और इसलिए ये जो पार्टिकल है ये ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीजें हमने बताई कि आपस में जब उसे रगड़ेंगे, मतलब कि वहीं जब तक वे दोनों एक दूसरे का टच में नहीं आएंगे, हम उनमें चार्ज यानी कि आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को ही आकर्षित करते हैं। अब जो आवेशित, मान लीजिए कि ये जैसे चार्ज हो गए, क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो जो चार्ज मतलब पार्टिकल है या फिर कोई मतलब पदार्थ है या पिंड है, तो ये अनचार्ज, जो चार्ज नहीं है, अनचार्ज, ऐसे ही पदार्थों को मतलब क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। ये नहीं है कि चार्ज जो है वो चार्ज वाले चीजों को आकर्षित कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, जो चार्ज है वो अनचार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल चीजें देकर के एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगला बात करें तो घर्षण द्वारा विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। मतलब कि जैसे कि ये देखिए, जैसे ये दोनों एक दूसरे के टच में आए थे, घर्षण में आए थे, तो ये क्या हो गए थे, चार्ज हो गए थे, यानी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब क्या इन दोनों को जब हम अलग कर देंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फिर से कूद के आ जाएगा क्या यहाँ पर, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ठीक है, यानी कि ये हमेशा के लिए हो गए। जब तक इनकी आवेश खत्म ना हो जाए तब तक ये आवेश हमेशा इसमें, मतलब इसका जब तक हम इस्तेमाल ना करने लगे, जैसे बैटरी चार्ज हो गया, जब तक हम उस ऊर्जा का यूज नहीं करेंगे, जो ऊर्जा हमारे बैटरी में संचित हो चुका है, जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वह चार्ज रहेगा। चाहे जैसे भी हो, उसका इलेक्ट्रॉन जब तक हम यूज में नहीं लाएंगे तब तक वह वैसे ही आवेशित रहेगा। तो वही चीजें घर्षण द्वारा जो विद्युत आवेश होते हैं वे स्थिर आवेश होते हैं। ठीक है, वे क्या है, स्थिर है। ठीक है, उसके बाद बात बताया तो चालक पदार्थ का आवेशन चालन द्वारा होता है। यानी कि जो चालक पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए कि तार है, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी चीज को टच में लाएंगे और वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो चालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें आवेशन, आवेशन का मतलब होता है कि आवेश का ट्रांसफर होना, यानी कि अभी जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कैसे वो ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर चालन द्वारा ही होता है, मतलब कि चल करके। और चालन कभी भी चालक नहीं होगा। अब जो कुचालक है, चल ही नहीं सकता है, तो उसमें चालन भी नहीं होगा। चालन नहीं होगा तो फिर आवेशन की भी प्रक्रिया उसमें नहीं होगी। उसके बाद बात करें तो विद्युत दर्शी, जो विद्युत दर्शी है, दर्शी मतलब दिखाने वाला। अब जैसे कि हम लोग टेस्टर वगैरह का यूज करते हैं, ये तो आपने देखा होगा, टेस्टर वगैरह, इसको टोस्टर भी कहते हैं।
जिससे पता चलता है कि इस तार में करंट है या नहीं। तो वही मान लीजिए कि विद्युतदर्शी हुआ, या फिर कोई ऐसा उपकरण जो ये दिखा सके कि अभी विद्युत इससे फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो विद्युतदर्शी है वहां पर आवेश की उपस्थिति को बताता है। मतलब इसका काम क्या है, आवेश को दिखाना। ये एक तार है और यहां से आवेश इसमें है या नहीं, करंट इसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं। यदि होता है तो जलने लगता है, या फिर वो जिस प्रकार का मतलब इक्विपमेंट है उस हिसाब से आपको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पर करंट है या नहीं है। तो विद्युतदर्शी क्या है, वो आवेश की उपस्थिति को दिखाता है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होते हैं। मतलब आप देखते हुएगा ये ऐसे 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 बादलों से क्या होते हैं, तड़ित निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि घटा गड़क रहा है, या फिर जो भी आवाजें करती हैं। ठीक है, तो बादलों के विसर्जन के कारण होता है, बादलों में विद्युत विसर्जन होता है और इन कारण से जो होता है ये तड़ित उत्पन्न होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि तड़ित किन वजह से उत्पन्न होता है, तो बादलों में विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, तो बादलों में विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1 मिनट, आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं मैं बस समझाने के लिए ये पेन का यहाँ पर इस टूल का इस्तेमाल किया था, बाकी इंपॉर्टेंट तो इसकी लाइन ही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम अगले स्लाइड में, और हमारा जो अगला स्लाइड प्राप्त होता है वो ये कहता है कि भूपर्पटी, जो भूपर्पटी अभी हमने क्या बात किया था, भूपर्पटी जैसे कि पृथ्वी का एक बाहर जो था वो एनवायरनमेंट था, एंड जस्ट उसके बाद जो ये वाला लेयर था इसको हमने भूपर्पटी कहा था। ठीक है, तो भूपर्पटी की बात हमने की थी, और ये भूपर्पटी वही जो 12 से लेकर के 60 किलोमीटर की गहराई, मतलब इसकी मोटाई होती है। ठीक है, तो भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। ठीक है, विक्षोभ के कारण। तो दो चीजें हमने यहां पर देखा, एक एक चीज को आप कंप्लीट करते चलिएगा। हमने यहां पर क्या देखा कि जो तड़ित होते हैं वो विद्युत विसर्जन के कारण होते हैं। ये विद्युत विसर्जन कहां होते हैं, तो बादलों के बीच हो सकते हैं, पृथ्वी और बादलों के बीच हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं के कारण जो होता है तड़ित उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें कि भूकंप किस कारण से होता है, तो भूकंप सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के जो भूपर्पटी वाली एरिया है, ये भूपर्पटी एरिया में जब विक्षोभ पैदा होता है तो इस वजह से भूकंप आते हैं। हालांकि इसका अन्य भी कारण है, जैसे कि मैंने बताया था, दो प्लेटें आकर के एक दूसरे से टकरा जाए या फिर एक दूसरे को ऐसे रगड़ने लगे, फिर ऐसे स्थिति में क्या होने लगता है, भूकंप होने लगता है। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं, भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं की जा सकती है। कभी कभी ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है और ये पूछते तो बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं कि हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हाँ भूकंप को मापने वाला तो स्केल आ चुका है। देखिए, आप उसकी तीव्रता को माप सकते हैं, बट वो कब आने वाली है इस चीज को पहले से हम इसकी जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो नहीं बता सकते हैं। पृथ्वी के जिस प्लेट के सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है उसे भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। मतलब पृथ्वी की बहुत सारे प्लेटें हैं, बहुत सारी क्या है, प्लेटें हैं। अब जिस प्लेट पर क्या है कि भूकंप आने की संभावना होती है या प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति यानी कि बार बार यहाँ पर आने की ये चीजें होती है, तो इस प्लेट को, इस क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। मतलब भ्रंश क्षेत्र पृथ्वी की वे प्लेट है जहां पर भूकंप आने की प्रवृत्ति रहती है, मतलब कि वहां पर भूकंप बार बार आता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। लेकिन अगर यहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, यहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो इसको भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के स्थान को क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र, और जिस प्लेट पर आने की प्रवृत्ति होती है उसको हम भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो ये भ्रंश क्षेत्र और भूकंप केंद्र दोनों में अंतर जरूर दिमाग में रखिएगा। यहां पर उस प्लेट पर भूकंप आने की प्रवृत्ति है, वहां पर आते रहती है, लेकिन जहां से स्टार्ट होगा उसको केंद्र कहेंगे, भूकंप का केंद्र कहेंगे। उसके बाद है भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर, यानी कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और यहां से भूकंप आया, ठीक है, तो इसके जस्ट अगर ऊपर की ओर बात करें तो ये ऐसे ऐसे चारों तरफ फैलता है, और इसी कारण से क्या होता है कि चारों तरफ इसके झटके महसूस होते हैं। तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर जिस स्थान पर भूकंप का पहला झटका लगता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जहां से स्टार्ट हो भूकंप का केंद्र, जहां पर पहली बार झटका ऊपर आकर के, ऊपर यानी कि यहां पर हम बहुत सारे घर वगैरह बना के रखे हैं, तो पहली जहां पर झटका महसूस होगी उसे अधिकेंद्र, जहां से स्टार्ट होगा भूकंप केंद्र, और जिस प्लेट पर यह भूकंप होने की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है उसे भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भूकंप का जो प्रभाव होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि यहां पर भूकंप है, तो ये यहां से ना ऐसे तरंग के रूप में चारों तरफ फैलता है। ठीक है, किसी को दिक्कत,
तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भूकंप का प्रभाव जो है तरंग के रूप में सभी दिशाओं में फैला हुआ है, जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। अब इसके तरंग के अलग अलग नाम है, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे जब वो चैप्टर आएगा। भूकंप के तरंगों को भूकंप लेख, यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये। भूकंप के तरंगों को अगर मापना है तो उसको सिस्मोग्राफ से मापते हैं, या फिर उसको भूकंप लेख कह सकते हैं। तरंग को यानी कि इस पॉइंट को, लेकिन वो कितने पावर में आया, कितना नुकसान पहुंचाएगा, इस विनाशीय ऊर्जा को रिक्टर के द्वारा मापा जाता है, जिसको मैंने बताया था कि इसकी खोज कब हुई थी, 1935 में हुई थी। और किसने किया था, तो रिक्टर ने ही किया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रिक्टर रख दिया गया था। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फिर उसके बाद की अगर हम स्लाइड की बात करें तो इस स्लाइड में हम जानेंगे कि रिक्टर जो है, अगर 7 रिक्टर पर, रिक्टर स्केल होता है, तो उस स्केल पर यदि 7 से ज्यादा रिक्टर स्केल का वैल्यू आ रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि ये जो भूकंप है सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा विनाश आपको मतलब विनाशकारी ऊर्जा दे सकता है, और बहुत सारे जो जीव हैं, जंतु हैं, या फिर भौतिक रूप से ही बहुत सारी क्षति होने वाली है। ठीक है, 7 से कम है तो ये इसको उतना विनाशकारी नहीं माना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस मतलब रिक्टर पॉइंट को आप कहेंगे कि विनाशकारी है। ठीक है, तो 7 से ऊपर है उसको हम विनाशकारी मान लेते हैं। ठीक है, रिक्टर पैमाने का परिमाण में अगर 1 की वृद्धि हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 7 है, तो अभी ये जितना क्षति कर सकता है, जितना क्षति कर सकता है, अगर 1 पॉइंट बढ़ा दे, 8 कर दे, तो 7 वाला जितना क्षति कर सकता था उसके 10 गुना क्षति करेगा अगर 1 पॉइंट बढ़ता है। 10 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा होता है अगर 1 पॉइंट, यानी कि अगर 12 है मान लीजिए, मतलब बस मैं ऐसे 10 से ही समझाते हैं, चले 9 तो आसानी से आ जाते हैं। 9 है तो मान लीजिए कि ये मतलब एक लिमिट तक इतने एरिया को क्या करेगा, विनाश के दलदल में झोंकेगा और इतना विनाश करेगा इस क्वांटिटी तक। तो अगर 1 पॉइंट बढ़ जाए यानी कि 10 हो जाए, तो इसके 10 गुना इसका विनाशकारी एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज पूछ सकता है कि रिक्टर जो स्केल है, वहां पर अगर 1 स्केल की वृद्धि होती है तो फिर कितनी गुनी विनाशकारी ऊर्जा पैदा होगा, मतलब क्रिएट होगा, तो वो 10 गुना होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और फिर फ्रेंड्स हम लोग कल के क्लास में मतलब आएंगे, क्योंकि डेली हम एक टॉपिक लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, और 1 महीने में तो बिल्कुल साइंस का पूरा चीज ही हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बेसिक, और बेसिक के बाद हम लोग जैसे ही बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जाए, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, लूसेंट वगैरह जो भी है, लूसेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लेते हैं विदा आपसे। जय हिंद, जय भारत।